हाय गाइस, मैं हरीशचंद्र राइटर, मुंबई महाराष्ट्र। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का नाम है मौसी का सिंदूर। पहले मैं इसका डिस्क्लेमर आपको देता हूँ। यह कहानी किसी व्यक्ति या मर्द व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, और अगर है तो इसके पात्र स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। यह कहानी किसी भी अंधविश्वास को जन्म नहीं देती है। इस कहानी का मेन उद्देश्य है हमारे दर्शकों को, सुनने वाले दर्शकों को मनोरंजन कराना मात्र है। तो दोस्तों, एक गांव में पति पत्नी किसान होता है। उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी की शादी हो गई होती है, उसका छोटा बच्चा रहता है, और एक बेटी जो है लगभग 18 साल की रहती है। और दोनों बेटियां अपने घर में हैं। इत्तेफाक क्या होता है, वो बेटी जब अपने बड़ी बेटी जो होती है अपने ससुराल से मैके आती है तो उसका बच्चा रहता है। वो बच्चा से ये छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसका बहनौता है, उसका लाडला है। इतना प्यार करती है कि बच्चा अपनी मौसी से जो है गोद में जाके और मम्मी के पास जाने को उसका दिल नहीं करता। ये कहानी धीरे धीरे कई वर्षों तक चली, और जब ये उसका बहनौता 17-18 साल का जब हो जाता है तो गांव में पढ़ाई करता है। एक दिन क्या होता है, वो बहनौता अपने ननिहाल आता है। जब बड़ा नाती को देख के नाना नानी बहुत खुश होते हैं, मौसी भी खुश होती है, और आने के बाद कुछ दिन रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने बहुनातों के लेके और खेत जाती है। बोलती चलो आज मैं आपको खेत लेके चलती हूँ, और अपने प्यारे प्यारे बहनौता को खेत दिखा के लेके आती हूँ। बहनौता बहुत खुश होता है और अपनी मौसी के साथ में खेत चल देता है। खेत के चारों तरफ देखता है, बहुत अच्छी हरियाली दिखाई देती है और बहुत खुश होता है। मौसी भी खुश होती है। अचानक मौसी टहलते टहलते रुक जाती है। तो जैसे नज़र मौसी पर पड़ती है तो बहनौता जाता है, बोलता मौसी जी क्यों बैठ गई, क्या सोच रही है? बोलिए एक बात बताइए मेरे प्यारे बहनौता, अगर मुझे कोई मार दिया और मैं मर गई तो आप क्या करोगे? तो बहनौता को रोष आ जाता है और कहता है मौसी जब तक तुम्हारा बहनौता ज़िंदा है तब तक किसी माई लाल की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे पर हाथ लगा सके, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक अपनी मौसी का जो सिंदूर है, तुम्हारा मौसी सिंदूर है, ये ज़िंदगी भर इसमें आँच नहीं आने दूँगा। मौसी खुश होती है और खुशी के आंसू होते हैं, और अचानक गले लगा लेती है अपनी बहनौता। फिर धीरे धीरे ऐसे मौसी बहनौता अपने खेत में घूमते हैं, टहलते हैं कि अचानक वहाँ का जो सबसे बड़ा मुखिया है उसके गुंडे आ जाते हैं। जैसे गुंडे आते हैं तो देखते हैं उसकी मौसी को, देख के मुस्कुराते हैं और आपस में बात करते हैं। बहुत अभद्र बात करते हैं। उस अभद्र को मैं जो है एक राइटर के नाते हम नहीं बता सकते, लेकिन समझदारी इशारा है उसकी। सब पूरे शरीर का सब अभद्र तरीके से उसका टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करने के बाद में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। अचानक जैसे उसकी नज़र उसकी मौसी की पड़ती है, मौसी समझ जाती है दरिंदे हमारे पास आ रहे हैं। तो वो क्या करती है, पहले अपने बहनौता को बताती चलो भाग चलते, दरिंदे हमारी तरफ आते हैं। लेकिन कहते हैं कि तब तक चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस मौसी पे हमला कर देते हैं। अब क्या करते हैं, उसकी मौसी को दो है बहुत नोचने लगते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं, अभद्र बातें करने लगते हैं। और मौसी बोलती है
मेरे पास आने की कोशिश मत करना दरिंदों। तुम किसी भी धी बेटी के साथ ऐसे करते होगे, तुम्हारी धी बेटियाँ कैसे रखते होगे, तो क्या तुम्हारी माँ बहनें नहीं हैं? ऐसा बहुत सारा सवाल करती है, लेकिन उन दरिंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्या होता है, वो जो मेन दरिंदा होता है वो क्या करता है, उसकी मौसी को पकड़ लेता है। अब जैसे यह घटना वो बहनौता को दिखाई देता है, बहनौता को बहुत गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है और वही जगह पर ईश्वर की प्रार्थना करता है और कहता है, हे ईश्वर मुझे माफ़ करना, आज मुझे अपनी मौसी को, अपने मौसी के रिश्ते को पवित्र रखना है। आज चाहे मेरी जान चली जाए और मैं अपने मौसी को बचा के मानूंगा। और उनसे भिड़ता है, लेकिन वो छोटा बच्चा रहता 17-8 साल का, उसको उठा के फेंक देते हैं। फिर अचानक वो दूसरे खेत में जाता है, देखता कि अचानक एक कुल्हाड़ी पड़ी रहती है। अचानक वो खेत वाला शायद भूल जाता है कि वहीं पर रहती थी, और क्या करता है, वो कुल्हाड़ी उठा के लेके आता है और जो उसकी मौसी को पकड़ रहता है वो कुल्हाड़ी उसके सर पे मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद में 10-12 बार वार करता है। कुल्हाड़ी उसकी हाथ में देखते हुए जो अन्य गुंडे रहते हैं वो भाग जाते हैं। उसके बाद में जैसे उसकी मौसी देखती है कि कुल्हाड़ी से कतई बिलपत हो गया, उसको खून कर दिया, और बाद में उसका गुस्सा आता और मुंडी काट लेता है। जैसे उसकी मुंडी काटने के बाद में मौसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो मौसी क्या करे। वो अपने मौसी बहनौतों से कहती है, तुम भाग जाओ मौसी। बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं। और उसकी मुंडी लेके और मौसी को लेके सीधे वो जो है पुलिस थाना में चला जाता है। जैसे पुलिस थाने में जाता है तो वहाँ का जो 3 स्टार रहते दरोगा साहब रहते हैं, उसकी हालात को देख के एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और उसकी मुंडी जाके उनके स्टूल पर रख देता है सामने वाला, और कहता है कि सर, मैं कमल, इन दरिंदों ने मेरी मौसी की इज्जत लूटने की कोशिश की, अचानक हमला किया और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। और कौन बहनौता होते अपनी मौसी की इज्जत लूटते देख सकता है। पहले मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, इन लोगों ने नहीं समझा, और फिर जब हमारे मौसी के प्रति बहुत ही बुरी अभद्र तरीके से जब ये हमला करने लगे, तब हमने इसके ऊपर कुल्हाड़ी मार दी और मार के इसको ख़त्म कर दिया और मुंडी काट के आपके पास लाए। जैसे यह बात सुनते ही जो वहाँ की जितनी पुलिस फोर्स होती है दंग रह जाती है, आप करे तो क्या करें। उसके बाद में वहाँ की जो पुलिस फोर्स होती है वो दोनों को अंडर में ले लेती है, और उसके बाद में वो घटना स्थल पर पहुँचती है जहाँ उसकी लाश पड़ी रहती है, और फिर वो पुलिस फोर्स जो होती है उस लाश को उठा के पंचनामा करके भेज देती है। अब ये जब पता गांव में पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कत्ल हो गया है, और कत्ल करने वाला मौसी का बहनौता कमल होता है। दोस्तों, उसके बाद में पूरा हाहाकार गांव में मच जाता है। हाहाकार मचने के बाद में कुछ दिन के बाद में जब पता चलता है उसके बाप को, तो बाप कितना आग बबूला होता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे बेटे का कत्ल कर दिया। अब देख मैं क्या करता हूँ, जो ये बचे इनके परिवार को मैं जिंदा घर को जला डालेगा, छोड़ेगा नहीं, और हम अपने बेटे का बदला लूँगा। ये उसके मन में ख्याल आता है। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, और कुछ दिन होने के बाद में वो कहानी जो है ये बढ़ जाती है कि उसके कुछ दिन के बाद उस बहनौता और मौसी को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। और जब कोर्ट में पेश करता है तो वहाँ पे जज पूछता है कि एक बात बताइए कि तुमने इतनी बुरी तरीके से उस इंसान को क्यों मारा और क्यों उसकी मुंडी काटी। तो वहाँ पे वो दड़प के बोलता है, सीना ठोक के बोलता है, जज साहब आप ही बताइए, अगर मेरी माँ बेटा होते हुए अगर माँ पर कोई हमला करे, इज्जत लूटने की कोशिश करे, तो हम क्या करें, मेरे पास क्या उपाय है। क्योंकि वो हथियार से लैस थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन हमको उन्होंने उठा के फेंक दिया। फिर आया गुस्सा में, बहुत कुछ ढूंढा, मुझे कुल्हाड़ी मरी और मैं अपनी मौसी का सिंदूर की रक्षा की और मैं इसका अंत कर दिया। जज इस बात को सुनकर सारे वकील दंग रह जाते हैं और कुछ नहीं होता है। ये बात सुन के तो उन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन जुर्म तो जुर्म है, जुर्म तो आपने किया है, इसलिए तुमको सज़ा तो ज़रूर होगी। लेकिन सबसे बड़ा जुर्म ये है कि जो इन लोगों ने अचानक तुम्हारी मौसी पे हमला किया,
उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया, जो कुछ बचे थे वो भी पकड़े गए, उनको भी कोर्ट में पेश किया गया और बोले कि बताइए कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोले साहब मैं नहीं किया, हमको करने वाला जिसका मर्डर हो गया है उसका नाम था सूरबीर सिंह। सूरबीर सिंह ने हमको बोला ऐसा ऐसा आज जो है खेत में एक माल है और बहुत अच्छा माल है, आज हमें उससे रंगरेलियाँ मनाना है, और हमको ले गया और हम भी जो है गया और मर्डर जो किया, सबसे पहले जो गलत काम किया वो सूरबीर ने किया। बोला नहीं, आप लोग सभी आरोपी हो। और वहाँ पे फैसला हुआ और फैसला होने के बाद में सबको 1-1 साल की सज़ा सुनाई गई और 1-1 लाख रुपया जुर्माना बोला गया। उसके बाद में उस बहनौता को उसको देखते हुए जब उसकी उम्र 18 साल की पूरी हो गई, और कहा जाता है कि 18 से कम होता है तो नाबालिग रहता है, लेकिन वो 18 साल क्रॉस कर चुका था, इसलिए उस बहनौता को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। 6 महीने की सज़ा सुनाने के बाद में वो बहनौता बाहर निकलता है और वो आरोपी बाहर नहीं निकलते हैं। जब बहनौता को 6 महीना होता है तो बाहर निकलता है और अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद जो मौसी भी जाती है तो नाना नानी उसको गले लगा लेता है, पूरा गांव जमा हो जाता है। और देखो कि भाई बहनौता ने अपनी मौसी की जान बचाने के लिए खुद गुंडों से भिड़ गया, और उसके बाद पुलिस पकड़ी और पुलिस अंदर भी किया, और पूरा जो है अपनी सज़ा काट के आज कमल बहनौता घर के अंदर आया है। और जब वो खड़ा हुआ तो नानी, माँ और मौसी और बड़ी माँ सब परिवार रोने लगा और अपने बेटे गले लगा लिया और बोला मौसी, और बोले गांव वाले सुनो, हमारा ननिहाल है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब जब इस धरती पर ऐसी मौसियों के साथ जब कोई भी ऐसा हादसा होता है तो तब तक बहनौता इस धरती पे पैदा होते रहेंगे, अपनी मौसी का सिंदूर की रक्षा करते रहेंगे, और जब तक हम रहेंगे तब तक हम अपनी मौसी को किसी भी दरिंदे के आसपास इसकी छाया तक नहीं आने देंगे। और मैंने जो भी किया वो अच्छा किया क्या बुरा किया ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए जान दे सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी मौसी के सिंदूर की रक्षा की, और यही मेरी मौसी का सिंदूर हमारा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी उत्तेजना और बहुत बड़ा ज़िंदगी का सफ़र जो है लाएगा, और इसी मौसी के सहारे मैं जी लूँगा और आना जाना करूँगा और परिवार अपना शुद्ध रखूँगा। और यह कहानी ख़त्म हो जाती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। हमारी कहानी कैसी लगी, अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर करना। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और ये कहानी हमने बनाई है, रजिस्ट्रेशन कहानी है मेरी, और हमारी कहानी रजिस्ट्रेशन करता हूँ। और ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखना। धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।